वर्णमाला पढ़ेंगे और वर्णमाला ऐसे पॉइंट पढ़ेंगे कि पीएचडी नहीं करनी है हम लोग को, लेकिन हम लोग को जो सारे पॉइंट्स हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं उनको एक बार हम डीपली गहराई से पढ़ लें, समझ लें। कैसे? वर्णमाला जो होती है इसकी परिभाषा क्या है वर्णमाला की? यह है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, ये जो वर्णमाला होती है ये कितने हैं? ये 52 होती है। संख्या कितनी है? 52। लेकिन कहीं कहीं पर 44 भी है। क्या है? 44। अच्छा, रुको एक मिनट के लिए। वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है, एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। अगर हम बात करें स्वर की तो भैया रखना ऑथेंटिक जो है 11 स्वर हैं। कितने हैं? 11 स्वर हैं। कितने व्यंजन हैं? 33। अगर कुल पूछेगा, कुल व्यंजनों की संख्या तो कितनी है? 41। केवल अगर ऑप्शन आ जाए कि व्यंजन संख्या कितनी है तो कितना होगा? 33। अच्छा, अगर कहीं पर लिखा हो कुल कितने वर्ण होते हैं तो कितना आएगा? कुल का मतलब है कितना? 52। कितना? 52। और कहीं पे आ जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो कितना है? 44। लेकिन 44 आपको परेशान ना हो, बहुत ना के बराबर मिलेगा। अधिकतर आपको जो वर्णमाला है संख्या कितनी है? 52। ऐसा क्यों है पता है? यहाँ समझ ले शॉर्ट में, जब व्यंजन पढ़ेंगे, स्पर्श व्यंजन पढ़ेंगे, उसमें आड़ा जो है, उच्छिप्त व्यंजन जो है, ये दो आ जाते हैं जब कुल में कहेंगे। जब इसको हम काउंट नहीं करेंगे, है ना, तब ये हट जाएगा। कैसे ना? तो जब हम बात करेंगे व्यंजन की तब बताएंगे जो अड़ा जो है, ये उच्छिप्त व्यंजन जो है, ये कैसे हटता है, कैसे जोड़ा जाता है, तब चर्चा करेंगे इसकी। ठीक है? अच्छा, अभी समझ लें आप कि कितने वर्णमाला होती है? 52। क्लियर? एक चीज यहां देख लें, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि सबसे, यानी कि भाषा की अगर हम बात करें, भाषा की सब छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। भाषा की सब छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। वर्ण को हम ध्वनि कहते हैं। क्या बोलते हैं? ध्वनि। ऐसे ही पद से छोटी इकाई, अगर पद से छोटी इकाई क्या होगी? अक्षर। यानी कि वर्ण से बड़ा क्या होगा? अक्षर। पद बंध से छोटी इकाई क्या होगा? शब्द। क्या होगा? शब्द। यानी कि अक्षर से थोड़ा बड़ा क्या होगा? शब्द। वर्ण से बड़ा अक्षर, अक्षर से बड़ा शब्द, यानी कि पद। उपवाग से छोटी इकाई, अगर एग्जाम में आता है उपवाग से छोटी इकाई क्या होगी तो क्या होगा? पदबंध। यानी कि पद से बड़ा पदबंध। ठीक। वाक्य से छोटी इकाई क्या होगी? उपवाक्य। क्या होगा? उपवाक्य। यानी कि पदबंध से बड़ा क्या होगा? उपवाक्य। और भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई या भाषा की बड़ी इकाई या सार्थक इकाई क्या कहते हैं हम लोग? वाक्य। एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। क्या है? वर्ण। और वर्ण को हम ध्वनि कहते हैं। यहाँ पे एक चीज है कि ये जो वर्ण है, अक्षर है, हम समझेंगे क्या भाई? शब्द क्या है समझें पहले हम। जैसे राम लिखा है, राम, तो राम जो है ये शब्द है। क्यों? कई अक्षरों से मिलकर बना है, तो कई अक्षरों से मिलकर जो समूह होते हैं क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे राम 1 2 3। अच्छा, राम हम तोड़ लें, राम क्या शब्द हो गया? राम को तोड़ ले, रा अलग कर लिया हमने और मा अलग कर लिया, इसमें 2 अक्षर इस समय कितने? ये 2 अक्षर हैं। ठीक। फिर और तोड़ो उसको, हमने रा को लगा लिया हलंत, आधा रा, आ, रा तोड़ा हमने, रा को आधा किया हमने, लगा लिया हलंत, तो आधा रा हो गया। आ, माँ को हमने आधा किया, हलंत लगाई नीचे वाली, तो और क्या हो गया? आ, छोटा आ। भैया देखो 1 2 3 4, 4 वर्ण हो गए। दिक्कत कहां पे आएगी? अक्षर वर्ण। यहाँ 2 अक्षर, यहाँ 4 वर्ण। क्या मतलब? देखो जरा, स्वर के साथ कोई व्यंजन आए तो वो अक्षर कहलाएगा। स्वर के साथ कोई व्यंजन आए तो क्या कहलाएगा? वो अक्षर कहलाएगा। और अक्षर होता है ना नाश होने वाला।
जो कभी खत्म ना हो। अक्षर क्या है? स्वर के साथ कोई व्यंजन आए। देखो जरा, माँ के साथ आ आया है, माँ, माँ बोलो माँ, तो आ आया है। रा के साथ क्या आया है? बड़े आ की मात्रा आई है, तो अब ये क्या हो गए? ये अक्षर हो गए। वर्ण क्या है? जिनके साथ स्वर ना हो। बस इतना ही समझना हम लोग को। हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे स्वर परिवार की। ठीक, हम लोग देखेंगे स्वर फैमिली, स्वर का परिवार। स्वर होते क्या है? जिन अक्षरों को, जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जाए, मतलब क्या है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए वो क्या होते हैं? वो होते हैं स्वर। ठीक, कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11। भैया एग्जाम में ये पूछा जाता है कि स्वर जो है वो उनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अच्छा, स्वर को 4 भागों में बांटा गया है। उच्चारण के स्थान पर 1, जीभ के स्तर, जीभ के आधार पर 2, मुख के आधार पर 3 और ओष्ठ या होंठ के आधार पर 4। तो स्वर को बोलने के लिए 4 प्रकार, 4 स्थानों का यूज होता है। सबसे पहले हम चेक करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे मात्रा के आधार पर, और जो प्लेस है, जो उसका जो स्थान है, इसी से संबंधित ये अक्षर पूछे जाते हैं। जैसे हमने कहा मात्रा के आधार पर, तो मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर हम कह सकते हैं 3 भागों में बांटा गया है। दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुप्त स्वर। दीर्घ स्वर जो है इसे हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? मूल स्वर भी कहते हैं। और कोई भी अक्षर हो, कोई वर्ण हो, जब ज्यादा समय उसको लगाओगे बोलने में तो वो होता है दीर्घ स्वर। जितने भी स्वर हैं उनको बोलने में अब ज्यादा टाइम लोगे तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा दीर्घ स्वर। कैसे? आ, टाइम लिया ना, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये जो सीरीज है, ये क्या है? ये दीर्घ स्वर की सीरीज है। ह्रस्व क्या होगा? जिन स्वर को बोलने में कम समय ले, दीर्घ स्वर की तुलना में कम समय ले, उसे कहेंगे ह्रस्व। वो क्या है? आ, ई, उ, और ये ऋषि वाला ऋषि। क्लियर? प्लुप्त में क्या है? प्लुप्त में है राम, तो राम, ओम। तो भैया पहचान ये है, हम कैसे समझेंगे? जिस किसी वर्ड में, शब्द में अगर ये एस सिंबल लगा हो, है ना, समझ जाना वो क्या है? प्लुप्त। हमें यहाँ पर पीएचडी नहीं करनी, इतना पढ़ लें ताकि हम पेपर में अच्छे से सॉल्व कर सकें, तो हम पहचान जाएं। वहां पे समय का बड़ा अभाव रहता है, समय कितना हो वहां पर। दूसरा क्या है? जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर कितना है? ये 3 प्रकार के हैं। जीभ के अग्रभाग से यानी कि आंगिल भाग से, जीभ के मध्य भाग से बोलने वाले स्वर, और जीभ के पश्च या पीछे वाले भाग से बोलने वाले स्वर। अगर हम जीभ के आगे वाले भाग की बात करेंगे तो ई, ए, ऐ, ये आएंगे। मध्य भाग में केवल आ आएगा। ठीक, पश्च या पीछे वाले, जीभ के पीछे वाले भाग से बात करेंगे हम, तो उसका जो उच्चारण करने वाले स्वर होंगे वो क्या होंगे? आ, उ, ओ, औ, अ, ये होंगे। भैया ये पूछा जाता है कि कौन सा स्थान, कौन सा अक्षर जो है, कौन सा स्वर जो है वो किस स्थान से बोला जाता है। ठीक, उच्चारण स्थान अलग है, उच्चारण स्थान अलग है। अच्छा ये देखिए, अगला क्या है? मुख के आधार पर। क्योंकि उच्चारण स्थान मतलब ये है, स्वर का अलग है, व्यंजन का अलग है। अगला क्या है? अगला है मुख के आधार पर। मुख के आधार पर कितना है? 4 प्रकार के, विवृत, अर्धवृत, संवृत और अर्धवृत। ये क्या है? विवृत का मतलब है विस्तार। क्या मतलब है? विवृत का मतलब है विस्तार, यानी कि जिन स्वर को बोलते समय मुंह जो है, भैया मुख के स्थान पर है ना, मुख खुला हो, मुख आधे ज्यादा खुला हो। जैसे कैसे? आ तो बोलेंगे नहीं हम लोग, आ बोलेंगे, आ, आए, आओ। अर्धवृत क्या है? जिन स्वर को बोलते समय लगभग आधा मुंह हो, आधा मुंह खुले, आधा मुंह खुले, से आ, ए, ओ, औ। क्लियर? संवृत में क्या है? मुख लमसम लमसम बंद हो भैया, संवृत में।
कैसे? ई कहाँ मुंह खुला, ऊ कहाँ मुंह खुला, नहीं खुला ना। अर्धधातु क्या है? ये मानो कि इसकी तुलना में संवृत जो जितने स्वर बोले जाएंगे यानी कि मुख बंद होगा, अर्धवृत में ये मानो लगभग लगभग मुंह बंद होगा। क्या होगा? ई, उ। मतलब अर्ध संवृत का मतलब क्या है? लगभग ऐसे स्वर जिनको बोल समय लगभग मुंह बंद हो। ठीक, क्या होगा? ई और उ। आगे चले, ओष्ठ या होंठ के आधार पर ये कितने? ये भैया केवल दो हैं। कौन सा? एक है आवृत, दूसरा क्या है? व्रत। तो आवृत मुखी क्या होता है? होंठ, जब आप कोई स्वर बोलो और होंठ गोल ना हो। कैसे? आ गोल नहीं हुआ, आ, ई, ए, आए, कहाँ गोल हुआ? नहीं हुआ। देखिए यहाँ व्रत में क्या होगा? व्रत में होंठ जो स्वर बोलोगे अपने आप होंठ गोल हो जाएंगे। ऊ गोल हुआ ना, ऊ, ओ, आओ, औ। तो मतलब कहने मतलब है कि इनकी पोजीशन पूछी जाती है एग्जामिनेशन में। आपको इन सारे पॉइंट्स को लिख के एक दो बार यहां जहां याद करोगे और कहीं कुछ दिख जाए आपको तो बस उसको रिकॉल करो कि क्या कहां पे आएगा, कौन सा बोला जाता है। तो भैया ये था आपका स्वर परिवार। ठीक, इसी में कुछ बात करते हैं हम लोग, इसे अनुस्वार कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। इसके बारे में और हम चर्चा कर ले। हम लोग कुछ बिंदु इंपॉर्टेंट हैं, कुछ शब्द इंपॉर्टेंट हैं हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्णमाला के दृष्टिकोण से। अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक ये क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं अनुस्वार की। जो अनुस्वार होता है इसे हम क्या बोलते हैं? ये व्यंजन परिवार में आता है, पहली बात ये नोट कर ले आप। और अनुस्वार को बोलते समय नाक से हवा अधिक और मुंह से हवा कम निकलती है। बस ये पहचान ले कि नाक से हवा ज्यादा निकलेगी और मुंह से हवा कम, तो क्या होगा? वो होगा अनुस्वार। पहचान क्या है? पहचान मानो क्या है? पहचान है बिंदी। अगर बिंदी किसी भी शब्द में लगी हो तो समझना वो क्या है? वो अनुस्वार होगा। कैसे? अंग है, अंक है, दंश है, बस इतना आप समझिए, क्योंकि पीएचडी करनी नहीं है। अच्छा, इसी परिवार में अनुस्वार और विसर्ग को हम कहते हैं अयोगवाह। इस अयोगवाह के परिवार में ही विसर्ग आता है। क्या आता है? विसर्ग। अब विसर्ग क्या भैया? विसर्ग व्यंजन है। इसका मतलब है कि जहां कहीं पर भी किसी भी वर्ड में अगर ये दो बिंदी लगी हुई पीछे तो क्या होगा? वो विसर्ग होगा। क्लियर? अच्छा, अनुस्वार में आ जाओ, अनुनासिक में आ जाओ। अब हम बात करते हैं अनुनासिक की, कि अनुनासिक का उच्चारण करते समय बोलते समय नाक से कम, अनु मीन्स कम, तो नासिक में नाक से कम और मुंह से ज्यादा हवा निकले। किसी भी स्वर को बोलते समय, किसी शब्द को बोलते समय अगर नाक से कम और मुंह से ज्यादा हवा निकले तो क्या होगा? वो होगा अनुनासिक। पहचान क्या है? कि चांद बिंदी, आप चांद बिंदी पकड़ो, चांद बिंदी दिख जाए किसी भी शब्द में, समझना वो क्या होगा? वो जो होगा वो अनुनासिक होगा। जो उसका उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा? अनुनासिक होगा। इसका अच्छा ये क्या है? ये अनुनासिक होता है। ये क्या होता है? ये स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से तो परिभाषा पूछ लेगा, ठीक, या पूछ लेगा शब्द, कि शब्द कौन सा है। जैसे यहाँ तक गांव था तो गांव दे दिया मानो किसी एग्जाम में, कि गांव जो है वो गांव क्या है? अनुनासिक है या अनुस्वार है। तो भैया हमें मतलब किससे? चांद बिंदी से। बस दिख जाए ये क्या होगा? अनुनासिक। क्या होगा? अनुनासिक। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको ना। तो रखेंगे यहीं तक क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। हम अगले स्टेप पे जब आएंगे तब बात करेंगे किसकी? तब बात करेंगे हम व्यंजन की। ठीक, व्यंजन, क्योंकि यहाँ से ये वो जो वीडियो है हमारा बड़ा हो रहा है, हमको टाइम देखना है, हमको टाइम लॉस ना हो, इसलिए हम यहीं खत्म करते हैं इसको। हम स्वर खत्म हो गया है, कल खत्म करेंगे हम लोग व्यंजन। ठीक, आप इसको रिकॉल कर लें। और जो लोग नए देख रहे हैं तो अपने चैनल श्री विद्यापीठ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।